देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगा कि वहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, राष्ट्रीय एकता के नारे लगे। तो पहले तो मुझे स्पष्ट करना था उनसे कि आपको कौन से नारे से आपत्ति हुई। भारत माता की जय से आपत्ति हुई तो क्या रोम माता की जय के नारे लगाए? वंदे मातरम से आपत्ति हुई, कुछ कौमों को, कुछ बिरादरियों को आपत्ति है इस नारे से, या अगर वो कहती है जय श्री राम के नारे से आपत्ति हुई तो मैं उनको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। 2018 जी सर, ये 2018 का वीडियो है जिसमें कलमा पढ़ रही है। अब मुझे एक बात बताइए कि अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है यूनिवर्सिटी में लगे, तब तो वो नारे सेकुलर कहे जाते हैं। और जब जय श्री राम का नारा लगता है, राष्ट्रीय एकता का नारा लगता है, तो उसको सांप्रदायिक कहा जाता है, उसे राजनीतिक कहा जाता है। और राम का गुणगान तो मुख्यमंत्री जी को क्यों लगा अपमान? ये उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या माँ माटी मानुष अब आज मुस्लिम 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 हो चुका है, तुष्टीकरण का ऐसा वायरस चढ़ चुका है कि अब वो राम के नाम से भी इतना चिढ़ महसूस करती है। सर, आपने देखा होगा, अगर बात की जाए पिछले 2 सालों की, तो लगभग जो टीएमसी के दिग्गज नेता थे वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या भाजपा के लिए इतना रास्ता आसान है? क्योंकि 24 से 148 विधायकों का सफर होना अभी बाकी है। ऐसा है, 2011-12 में तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल के राजनीतिक मानचित्र पर कहीं नहीं थी, और फिर 2019 आते आते इस पार्टी के पास 40% वोट शेयर आ गया, 18 लोकसभा सीटें आ गई। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर टीएमसी इतनी ही कॉन्फिडेंट होती तो उनके लोग छिटक छिटक कर, यहाँ तक कि केवल शुभेंदु अधिकारी, सौमेंदु अधिकारी जैसे लोग नहीं, केवल उनके और विधायक नहीं, मनीरुल इस्लाम भी, उनके मुसलमान विधायक भी अगर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इसी राजनीतिक खींच, राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन की वजह से ममता बनर्जी को महसूस हो रहा है कि मेरी राजनीतिक ज़मीन, मेरी राजनीतिक माटी और मेरे राजनीतिक मानुष माँ के पास से खिसकता जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं उनको मोदी विरोध है, और मोदी विरोध में उतरते उतरते अब राम विरोध पर भी उतर आई हैं। सर, आपने देखा होगा, एक तरफ जो पश्चिम बंगाल है, पिछड़ापन है, भ्रष्टाचार है, वहीं जो ममता दीदी है उनके पास जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफ़ी मजबूत है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि जो अब की बार मुस्लिम वोटर है वो बदलाव चाहेगा? अब वो मुस्लिम वोट बैंक अगर इतना मजबूत होता दीदी का, मुसलमान भी वैसे बंगाल के नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, जो बंगाली नागरिक अगर उत्साहित नहीं है ममता बनर्जी के बारे में, तो मुसलमान भी कहीं ना कहीं निराश होगा, क्योंकि उसे तुष्टीकरण नहीं, उसे प्रगति और विकास चाहिए, उसे उसका काम चाहिए। और अगर ऐसा होता तो आपने देखा होगा फुरफुरा शरीफ के अब वहाँ के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी अपनी पार्टी का ऐलान किया है, इंडियन सेकुलर फ्रंट का। ओवैसी भी लड़ रहे हैं, और इनके जाने से टीएमसी वालों को इतना दुख क्यों महसूस हो रहा है? अगर इतना ही काम किया होता उन्होंने मुसलमानों के लिए ही सही, तो कहीं ना कहीं वो इतने असहज महसूस नहीं करते। और जो कल शाम को हुआ है, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के मंच का अपमान किया गया, जिस तरीके से जय श्री राम के नारे से चिढ़ महसूस हुई, जिस तरीके से लगातार जय श्री राम बोलने पर कार्रवाई हो जाती है, या रामधेनु को रंगधेनु बना दिया जाता है, या दुर्गा पूजा पर, विसर्जन पर रोक लगा दी जाती है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये सिम्टम अलग अलग है पर लक्षण अलग अलग होने के बावजूद वायरस एक ही है, मुस्लिम तुष्टीकरण का। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ही कल उन्होंने जय श्री राम के नारे का भी विरोध किया। लेकिन सिर्फ सवाल वही बनता है बार बार कि जो ममता बनर्जी है उनको जय श्री राम के नारे से चिढ़ क्यों है? आपने देखा होगा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हो चुका है। ये इसलिए हुआ है जय श्री राम के नारे से क्योंकि आम लोगों के रोम रोम में राम है, कुछ लोगों के रोम रोम में रोम है। रोम का मतलब ये है कि उनकी राजनीतिक विचारधारा जो है वो केवल और केवल एक समुदाय को भाजपा आरएसएस का डर दिखाकर उनके वोट को लेने की राजनीति है। अब उस वोट की राजनीति करने के लिए आपको बार बार या तो हिंदू आतंकवादी है कहना पड़ेगा, या तो जय श्री राम एक युद्ध घोष है कहना पड़ेगा, या तो आपको कहना पड़ेगा भगवा आतंक है, 26/11 आरएसएस की साजिश है, या तो आपको कहना पड़ेगा कि देखो ये हिंदू जो है मुसलमानों की लिंचिंग कर रहा है। और अगर ऐसा नैरेटिव बनाकर ही वो राजनीति कर सकते हैं, और अगर वो देखते हैं कि जय श्री राम के नारे से पूरा भारतीय समाज हिंदू मुसलमान एक होता है, श्री राम मंदिर बनने पर हिंदू मुसलमान एक आते हैं, तो फिर
वो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक चला जाएगा। और इसीलिए डिवाइड एंड रूल करने के लिए ममता बनर्जी बार बार कुछ लोगों को, कुछ समुदायों को जय श्री राम का और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाना चाहती है। सर वही बात बीजेपी पर आती है। जब विपक्ष की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, क्योंकि कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि जब भी चुनाव होता है, जब भी भाजपा को जय श्री राम याद आता है। ऐसा है तो मुझे बताइए कि 70 साल तक राम मंदिर वाला मामला फंसा रहा, क्यों नहीं बनवा दिया कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनवाया? कांग्रेस पार्टी ने यह हलफनामा दिया कि श्री राम थे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि राम मंदिर जो चाहते वो अच्छे हिंदू नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम? क्या किसी और धर्म के देवता के बारे में, ईश के बारे में ये कहने की हिम्मत है किसी की? तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इतना ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा था तो आपने इसको लटकाया अटकाया भटकाया क्यों रखा? क्यों कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि चुनाव टल जाने दीजिए, उसके बाद इसको उठाना, इसको टाल दीजिए इस मामले को? और जब चुनाव थे, जब राम मंदिर का फैसला आया, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना, क्या कोई चुनाव था? जब भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया 5 अगस्त को, कोई चुनाव था? श्री राम कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। श्री राम इस राष्ट्रीय एकता का मुद्दा है। श्री राम इस भारत की देश की संस्कृति का मुद्दा है। 500 साल तक विलंब किया गया श्री राम को उनकी असली जगह देने में। तो ये तो भारत का एक राष्ट्रीय निर्माण का मुद्दा था। इसको रोकने के पीछे सियासी ताकतें थी और वो आज उनका पर्दाफाश हो चुका है। सर जिस तरीके से आपने कल ममता बनर्जी की बौखलाहट देखी, क्या अब से पहले आपने देखी थी कि 9 किलोमीटर का पैदल मार्च उनको करना पड़ गया? देखिए, अब 9 किलोमीटर का पैदल मार्च करे या 900 किलोमीटर तक वो यात्राएं करे, जो अब होना है बंगाल में वो तो होकर रहेगा। माँ के हाथ से राजनीतिक माटी भी जा रही है और माँ के हाथ से टीएमसी के राजनीतिक मानुष भी, अभिषेक बैनर्जी और एक बाहर से इंपोर्ट किया हुआ राजनीतिक स्पेशलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जिनको उन्होंने लाया है पार्टी में, जिनको प्रिय रूप से पीके कहा जाता है, उनसे निराश होकर और पार्टी की स्थिति देखकर लोग छिटकते जा रहे हैं। और ये एक संकेत है कि बंगाल में अब परिवर्तन की हवा बहुत तेज़ आंधियों से चल रही है। और जो कल शाम को हुआ, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे पर आपत्ति जताई, मैं आपको आज कह सकता हूँ कि अब रावण की लंका जलने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सर देखा होगा जिस तरीके से लगातार वहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, तो क्या आसान दिखाई दे रहा है? इतना आसान होगा चुनाव वहाँ पर? निश्चित रूप से आसान नहीं होगा, पर अगर 34 साल के वामपंथियों के राज को उखाड़ कर फेंका जा सकता है, तो फिर वामपंथियों के राज से ज़्यादा खूंखार टेररिज्म, माइनॉरिटी अपीजमेंट और करप्शन, मतलब टीएमसी, टेररिज्म, माइनॉरिटी अपीजमेंट और करप्शन, टीएमसी के राज को उखाड़ के फेंकने की भी क्षमता रविंद्रनाथ टैगोर की जनता में बिल्कुल है। क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि वो प्रदेश है, बंगाल वो प्रदेश है जो भारत आज सोचता है, वो 10 साल पहले बंगाल सोचता है। तो बंगाल में वो क्षमता है, बंगाली मानुष में वो क्षमता है कि ऐसे अन्यायपूर्ण राज को उखाड़ के फेंक सकते हैं। और आपने देखा ना त्रिपुरा में क्या हुआ, 25 साल के वाम दल के क्रूर शासनकाल को उखाड़ के फेंक दिया। आज केवल और केवल केरल में बचा है वाम दलों का, वामपंथियों का राज। उसी तरीके से और उसी नक्शे कदम पर अगर ममता बनर्जी चली हैं तो उनका भी हाल कोई ज़्यादा अलग नहीं होगा। तो सर लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ममता दीदी इतनी आसानी से जो अपनी सत्ता है उसको जाने देगी? बिल्कुल नहीं जाने देगी। इसलिए हर तरीके का पैंतरा अपनाया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर श्री राम को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा कि आज जब एक देशभक्त ने सुभाष चंद्र बोस को वो जगह दी जो इतिहास के पन्नों से पिछले 70 सालों से गायब रखी गई एक परिवार के द्वारा, तो अब पराक्रम दिवस को काउंटर करने के लिए देश नायक दिवस मना दिया गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 100 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया और एक में भी जांच पड़ताल नहीं हो पा रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर तरीके के हथकंडे अपनाकर, सरकारी यंत्र तंत्र को अपनाकर वहाँ पर राजनीतिक तरीके से लोगों से बदला लिया जा रहा है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन से लेकर बीएसएफ जवानों तक पर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी का काम कर रहे हैं। सोचिए, जवानों को भी एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताना कितनी बड़ी
अपमानजनक बात कहना उनके बारे में, जो लोग हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षा के लिए वो खड़े हैं, और इसीलिए बीएसएफ को और इलेक्शन कमीशन को भी ये स्टैंड लेना पड़ा कि ऐसी बातें ना करे कोई भी। ये एपॉलिटिकल फोर्सेस होती है, उनके मनोबल पर हमला ना करे। तो आप सोचिए कि किस स्तर तक बौखलाहट है टीएमसी में। और इसलिए तो एक नेता टीएमसी ने कहा, सौगत रॉय बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि अब वक्त की ज़रूरत है बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट भी हमारे साथ आ जाए। तो इससे पता चल जाता है कि कितना डर और भय का माहौल है उनके लिए।